Hello friends, welcome back to our channel Subscribe for Stocks। आज मैं एक आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट मल्टी बैगर। तो आज हम बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि क्या ये सच में एक मल्टी बैगर है या फिर ये जस्ट ऑपरेटर की एक चाल है और उसमें आप फंस जाएंगे। इस कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज़ और थोड़ा सा हम समझते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर कैसे उसने बिहेव किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखते हैं इन जनवरी 2008 द स्टॉक वाज ट्रेडेड अराउंड 105 रुपीज़ पर स्टॉक एंड वो 100 से लेके और 2 रुपये तक का स्टॉक बन गया। नाउ इट हैज़ बिकेम अ पेनी स्टॉक। तो what went wrong? Let's unfold the entire story about आलोक इंडस्ट्रीज़। पहले हम समझते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री हैज़ बीन सेट अप इन 1986 एंड इट इज़ ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। ये कंपनी के जो मेन लोग हैं वो हैं मिस्टर दिलीप जेवरजका, राइट। ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। 2004 से लेकर अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ अ सब्सटेंशियल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। 2004 से लेके 2013 तक दे हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेंशन प्लान्स। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया जिसमें कि दे हैव सेट अप लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लाइक स्पिनिंग मिल्स, weaving mills, they have set up garment business. In fact, एक interesting fact भी है कि they have also diverted from the core business of textile and ventured into infra business as well. And ये सब करने, and apart from this they have also set up around 250 outlets in India with the brand name of H&A. और close to 200 stores they have also opened it in overseas as well। तो ये सब करने में इनको काफ़ी पैसा लगा, इसीलिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने टोटल किया इन ऑल दिस केपेक्स हेवी इंडस्ट्री। और ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा इन लोगों ने बैंक से लोन लिया एंड दैट इज़ हाउ दे हैव बेसिकली मैनेज्ड टू डू दीज काइंड ऑफ केपेक्स इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम देखते हैं कि ये कैपेक्स तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत सारा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि आलोक इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़बरदस्त करेगा और इसी वजह से शेयर प्राइस भी बढ़ता रहा धीरे धीरे। बट अगर आप इसकी देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में बदला कि नहीं बदला, तो दैट इज़ वेयर द गैप इज़। Because of the stiff competition and slower demand in exports, they were not able to justify the overall investment and not be able to convert into the sales numbers as well। इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा एक अपना screener.in करके एक वेबसाइट है जिसको मैं रेफ़र करता हूँ। इसमें आप अगर देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने खोला है जिसमें हम पहले समझते हैं कि इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। तो बिफोर वी गेट इनटू दिस होल थिंग, हम लोग पहले समझते हैं इनकी बोरोइंग स्टेटस क्या है। तो हम लोग बैलेंस शीट पे चलते हैं कैश फ्लो से भी पहले। लेट्स अंडरस्टैंड द बोरोइंग्स। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पूरा ऑलमोस्ट 12 साल का आपके सामने बैलेंस शीट रखी है और इस बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि 2007 में जो बोरोइंग्स इनकी थी 3,337 करोड़, वो बढ़ती बढ़ते 2008 में ये हो गया 5,834 करोड़ और ये स्लोली एंड स्टीडीली बढ़ती रही और अगर आप देखेंगे 2017 दिस नंबर बिकेम 25,500 करोड़ विच इज़ almost 8 times of the borrowings which they have got it in 2007। 10 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 8 गुना ज़्यादा डेट अपने बैलेंस शीट पे लेके आ गए। अगर हम इसमें देखें कि जिस तरह से इन्होंने इन्वेस्ट किया उस तरह से इनकी सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और उसमें हम देखते हैं 2007 में इनकी सेल्स नंबर था, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं इनका, तो जैसे हम इसका देखते हैं सेल्स नंबर 1806 करोड़ था 2007 में, जो कि स्टीडीली बढ़ा 2007, 8, 9, 10, 11, 12
13 में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया, एंड 15 में 13 से 15 तक आते आते ये फिर से बढ़ा 10%. बट 15 के बाद अगर आप 16 देखेंगे तो 16 वाज द ईयर वेर इन द सेल्स नंबर हैज़ डिक्लाइंड एंड बिकेम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल सेल्स. एंड 2017 आते आते तो ये ऑलमोस्ट 1/3 रह गया, 8,723 करोर्स. तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया था वो पहली बात तो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, और सेल्स में कन्वर्ट ना होने के साथ साथ इनका अगर आप इंटरेस्ट पोर्शन भी देखेंगे तो इंटरेस्ट पोर्शन भी 2007 में जो 142 करोड़ का था वो बढ़ते बढ़ते 2015 में जब ये एकदम पीक पे थी इनकी सेल्स, उस टाइम पे 3,513 करोड़ का इनका इंटरेस्ट पोर्शन था. तो दैट टाइम ऑल्सो इट वाज एटलीस्ट सर्विसेबल. बट यही चीज़ अगर हम देखेंगे 2017 में आते आते इंटरेस्ट पोर्शन तो रहा 3,442 करोड़, बट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, मतलब अगर आप इंटरेस्ट पोर्शन को देखेंगे और इंटरेस्ट पे कैसे करेंगे, अगर आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका माइनस में चला गया 1,326 करोड़. तो the bigger question is whether this company will be able to pay their debts, or interest portion also is a question, and that is where the entire story has went in drain. And I think that is the reason like the investors and the shareholders were actually worried about it, and शेयर का काफ़ी बीटिंग हुई और वो पेनी स्टॉक बन के रह गया, बिकॉज nobody can able to service their interest पार्ट ऑल्सो. मतलब प्रिंसिपल तो छोड़ ही दीजिए, इंटरेस्ट का भी पोर्शन अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सिचुएशन. तो इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव चले गए थे 2017 में. इंटरेस्ट पोर्शन बढ़ता जा रहा है, आपके डेट्स बढ़ते जा रहे हैं. तो हाउ दिस कंपनी विल सर्वाइव, दैट इज़ अ सर्वाइवल क्वेश्चन फॉर एनी कंपनी. तो इसी वजह से मैंने ये पूरा बैलेंस शीट आपके सामने रखा, और इसी वजह से आपके सामने मैंने ये सब चीज़ें रखी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैश फ्लोज ऑल्सो, क्योंकि कैश फ्लोज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे 2017 में 74 करोड़ का कैश आ रहा था फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, which has gone up to 3,839 crores, which is a huge jump in cash flows. But in 2017 ये पूरा कैश फ्लोज नेगेटिव में चला गया, और 2017 में कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाज आल्सो नेगेटिव. तो आपके पास कैश फ्लोज नहीं आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जा रहा है, आपका डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है, और आपका जो सेल्स नंबर है वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो हाउ विल यू सर्विस योर द डेट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद अब जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया वो क्या करेंगे. So let's understand in the next section what these companies have done it, or what these bankers have done it to this company, for this company. अब इस कंपनी को सभी बैंक्स ने जिन्होंने भी इनको डेट दिया था, उन बैंक्स ने आलोक इंडस्ट्री को NCLT में खींच लिया. और NCLT में खींचने का मतलब क्या हो गया कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज़ एज गुड एज अ कोर्ट, और वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि अगर ये लोग हमें इंटरेस्ट पे भी नहीं कर रहे हैं तो प्रिंसिपल कहाँ से पे करेंगे. और इसी वजह से इन्होंने अपना इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवाई. अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स क्या होता है, नथिंग लाइक आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा वापस नहीं पे कर पा रहा तो बैंकरप्ट घोषित हो जाता है, और वो उस कंपनी का दो ऑप्शन बचते हैं उनके पास. या तो वो लिक्विडेशन हो जाए, मतलब कि उनके जितने भी असेट्स हैं वो बैंक्स बेच के या वो कंपनी बेच के जितना पैसा आता है वो लेंडर्स को वापस कर दे. सेकेंड ऑप्शन विच इज़ लेफ्ट विद द कंपनी इज़ वो किसी बायर को देख के वो उसको सेल कर दे. नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर कंपनी का इतना बुरा हाल है और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आर ऑन, सो व्हाई एनी इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. So these are those investors who look at the value of this particular company or any company for that matter, कि इस कंपनी में कि assets बहुत अच्छे हैं and there might be some kind of mismanagement because of which this company has actually get into this precarious situation. और अगर उनको इतना
चीप प्राइस पे कोई कंपनी मिल रही है तो वाई नॉट, एंड इफ़ दे आर केपेबल ऑफ टर्न अराउंड द इंटायर कंपनी तो वाई नॉट। सो इसी तरह से इनको भी एक इनकी कंपनी के लिए मसीहा मिला जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एंड जीएम फाइनेंशियल्स। सो ये दोनों ने को बिड किया, एक साथ दोनों ने बिडिंग करी, एंड माइंड यू लाइक दीज आर द ओनली बिडर्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इन दोनों ने बिड लगाकर इस कंपनी को इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, डील को थोड़ा सा समझते हैं कि ये डील क्या है। तो रिलायंस एंड जीएम फाइनेंशियल ने दोनों ने मिलके 5050 करोड़ की ये पूरी डील करी, जिसमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 5050 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ ही अपफ्रंट पैसा रिलायंस एंड जीएम को देना पड़ा। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि 4550 करोड़ का जो अमाउंट है वो उन्होंने पैसा खर्च भी नहीं किया। तो इन्होंने 500 करोड़ में पूरी कंपनी में इन्वेस्टर बन गए। और ये जो 4550 करोड़ का जो अमाउंट है, इट इज़ लाइक विद रिलायंस ओनली, या इन्वेस्टर्स के पास ही रहेगा ये पैसा, बट दिस इज़ ये लोन के तरह से एक गारंटी हो गया बैंक को। तो इसमें जो 500 करोड़ का भी जो इन्वेस्टमेंट है, वो 500 करोड़ का जो ब्रेकअप है वो कैसे किया इन्होंने। फर्स्ट ट्रांच में वो 250 करोड़ का कंपनी में पैसा डालेंगे, जिसकी वजह से 250 करोड़ के अगेंस्ट में इनको 83.33 करोड़ इक्विटी शेयर्स जारी हो जाएंगे और हो गए हैं। एंड इसकी वजह से इनको 37% का अप्रॉक्सीमेटली 37% का स्टेक कंपनी में इक्विटी स्टेक इनको मिल गया। नाउ द नेक्स्ट 250 करोड़ जो इन्होंने डाले, उसमें इनको ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो इनको अलॉट हो गए। ये ऑप्शनली प्रेफरेंस शेयर जो है ये बेसिकली क्या है, इनका फ्यूचर, ये अभी इक्विटी शेयर्स नहीं है या इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बट फ्यूचर डेट पे ये कन्वर्ट हो सकते हैं और उसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा। तो 250 करोड़ जो डाले उन्होंने अभी प्रेफरेंस शेयर्स में डाले हैं। अगर वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो टोटल जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो बनेगा, तो उसमें इनका टोटल शेयर जो हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 71% का हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल ये कंपनी का मैनेजमेंट जो है, इंटायर कंट्रोल जो है, वो सब कुछ रिलायंस के पास चला ही जाएगा। तो इसी वजह से ये जो डील है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिलायंस और जीएम को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा अपफ्रंट, और ये इतनी बड़ा इनको कंपनी मिल गई है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि डेट बहुत ज़्यादा है, तो वो डेट सर्विस करने के लिए उन्होंने वो 4,500 करोड़ अलग रखा है। बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आलोक इंडस्ट्रीज़ अभी आज की कोविड सिचुएशन में पीपीई किट्स भी बना रही है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस दौरान। और आई एम श्योर रिलायंस ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी इस कंपनी में, जिसकी वजह से उन्होंने इस कंपनी में इंटरेस्ट शो किया है और इसमें इन्वेस्ट किया है। और दैट इज़ द रीज़न ये शेयर 2 रुपये का होने के बाद आज 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। एक मेरी वर्ड ऑफ कॉशन आई डेफिनेटली वांट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। लाइक आपको काफ़ी ये फैंसी स्टॉक्स लगते हैं कि ये डेली 5% के सर्किट पे चल रहे हैं, और अगर मैंने आज लाख रुपए लगा दिए होते, वो आज की तारीख में दुगने नहीं, 4 गुने नहीं, 10 गुने हो गए होते। बट वो जो 4 गुने या पैसे होते या 10 गुने पैसे होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये शेयर्स सर्किट टू सर्किट चलते हैं, उसी तरह से नीचे भी सर्किट टू सर्किट आते हैं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको तो क्वालिटी नेम में ही जाना चाहिए। अगर आपको रिलायंस के मैनेजमेंट पे इतना ही भरोसा है, तो वाई डोंट यू गो डायरेक्टली टू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड बाई अ शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रादर देन आलोक इंडस्ट्रीज़। It can be a multi-bagger, but there is a chance that okay, it can not be, right? अभी कुछ पता नहीं है फ्यूचर में ये कैसा मैनेजमेंट शिफ्ट होगा और कैसा चीज़ें पैन आउट होंगी। बट रिलायंस इंडस्ट्री आपको अगर मुकेश अंबानी पे भरोसा है, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रादर देन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। सो आई वुड नॉट सजेस्ट to my viewers that they should invest in this kind of companies.
rather you should go for the best name in the industry, the blue chip companies, or any company which is very very stable and there is a visibility for next 2-3 years कि कैसा business pan out होगा. So this is it for today. In case you like this video, do subscribe my channel and hit the bell icon.